आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिल्ली सल्तनत। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल गुरुकुल। माई सेल्फ एकांश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की, बताइए। ऑप्शन है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मलिक और सिपह सालार की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया था। आइए कुछ एडिशनल डाटा देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से लेकर 1526 तक का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कितना रहता है? 1226 से लेकर 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, यानी टोटल 320 वर्षों का इतिहास दिल्ली सल्तनत का रहता है, जिस पर 5 वंशों ने शासन किया। पहला गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। तो फ्रेंड्स, इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि किस वंश ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर? तो आप याद रखिएगा, तुगलक वंश ने किया था। और इसको सजाने को भी दे देता है, ये पांचों वंश का नाम दे देगा, बताएगा, बोलेगा कि इसको सही तरीका से सजाएं। तो इसमें पहला कौन होगा? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, इन सभी को एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट के तौर पर भी क्वेश्चन देता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए। ऑप्शन पहले देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। कुछ विद्वान इसे मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को हम दास वंश भी कहते हैं या मामलुक वंश भी कहते हैं। और एक और इसमें पढ़ेंगे हम, इक्का प्रणाली किसने शुरुआत की थी? तो इक्का प्रणाली का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। इक्का प्रणाली का मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं इल्तुतमिश के अंतर्गत, मतलब इसके शासन काल में अगर आप कोई शासन व्यवस्था के साथ काम कर रहे हैं तो आपको धन के बदले जमीन भी आपको काम के बदले दिया जा सकता है। चलिए हम कुछ इतिहास देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना कैसे होता है, इसका क्या इतिहास रहता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। देखिए 1191 में क्या हुआ? तराइन का पहला युद्ध हुआ। और तराइन का पहला युद्ध में किसके किसके बीच युद्ध हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। लेकिन अगले साल फिर 1192 में उसी स्थान पर यानी तराइन में ही दूसरा युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है और तराइन की पहली युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जीत होता है। ये दोनों आप याद रखिएगा। जैसे ही तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होता है तो मोहम्मद गोरी द्वारा जो जीता हुआ प्रदेश था वो अपने एक गुलाम को सौंप देता है यहाँ पर शासन व्यवस्था या शासन स्थापना के लिए, और मोहम्मद गोरी यहाँ से चला जाता है। तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको खरीद कर लाया था मोहम्मद गोरी। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि गुलाम और दास का मतलब ये सब व्यक्ति निचला स्तर का कार्य करते थे, नहीं। जिसमें जैसा क्वालिटी होता था उस स्तर तक दिल्ली सल्तनत में उस व्यक्ति को वो पद और प्रतिष्ठा मिल जाती थी जो जिसके लायक था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गोरी का सेना नायक था। तो देखिए सेना नायक कितना बड़ा पोस्ट है, लेकिन इसको खरीद कर ही लाया था। तो ये आप मत समझना कि दास या गुलाम का मतलब वो निचला स्तर का काम करता होगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है और यहाँ से वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई? ऑप्शन है फुटबॉल, चौगान, पोलो, क्रिकेट और शतरंज। तो हमारा जवाब हो जाएगा चौगान या पोलो। ये कैसे खेला जाता है? घुड़सवारी का खेल होता है। ठीक है, तो इसमें घोड़े पर गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए थोड़ा डाटा देखते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक शासन किया और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश भी कौन था? इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और साथ ही गुलाम के साथ इसका दामाद भी था। ठीक है, और इल्तुतमिश को हम लोग क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम,
क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और मोहम्मद गोरी का गुलाम इल्तुतमिश था, तो इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण किया? तो बताइए ऑप्शन देखकर, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का उपाधि सबसे पहले धारण किया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दिल्ली सल्तनत से, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी बेटी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी। ये बहुत बीपीआई क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में एक लौता एक महिला थी जो शासिका बनती है, उसका नाम होता है रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंगेज खां का हमला इसी के समय पर हुआ था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, एक तो स्थापना कर देता है, लेकिन एक जो किसी राजा के शासनकाल में वो जो व्यवस्था होती है उस साम्राज्य का, वो एक स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ और मजबूत होता है। तो ऐबक ने तो स्थापना की है, लेकिन उसको एक वास्तविक संस्थापक जिससे हम बोल सकते हैं वो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा जवाब होगा इल्तुतमिश का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1221 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ? तो हमने क्या देखा, बताइए ऑप्शन। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज का हमला होता है। देखिए फ्रेंड, ये 25 क्वेश्चन का एक सेट है जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मैंने जहां तक सर्च और एनालिसिस किया तो हर वीडियो वाले ने इस टाइप का ही क्वेश्चन बनाया था। तो यानी मैं जितना भी ये क्वेश्चन लाया हूँ ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस शासक ने चांदी का टांका और तांबे का जीतल ये दो मुद्राएं चलवाया था? इल्तुतमिश, अकबर, शाहजहां या सलीम बख्श। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने ही चांदी का टांका और तांबे का जीतल नाम की दो मुद्राएं चलाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसने जिल ए इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, इल्तुतमिश, बलबन, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। किसने चिहलगानी 40 गुलामों का समूह नामक दल को समाप्त किया? तो हमारा ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। और ये चालू कौन किया था? 40 दलों का समूह चालू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, लेकिन इसको बंद कौन किया था? तो ये बलबन ने किया था। ये 40 लोगों का एक ग्रुप था जो अमीर लोगों का ग्रुप था। इनका भी बहुत सारा डोमिनेंसी होता था किसी राजा के, यानी इल्तुतमिश के ही शासनकाल में। ठीक है, तो इस चिहलगानी 40 दलों का समूह को बलबन ने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10। हजार दिनारी किसे कहा जाता है? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक काफूर का। अब देखिए मलिक काफूर कौन था? तो देखिए मलिक काफूर मूलतः हिंदू जाति का एक ट्रांसजेंडर था। ठीक है, उसे नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था। इसको क्या किया था? 1000 दिनार में नुसरत खान ने खरीदा था, जिसका कारण उसे एक अन्य नाम हजार दिनारी पड़ गया। नुसरत खान ने उसे खरीदकर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस जाने पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये मलिक काफूर के बारे में कुछ डाटा है। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। लौह एवं रक्त की नीतियां किसने अपनाई? तो इसका मतलब होता है ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए, लौह एवं रक्त की नीतियां बलबन द्वारा शुरू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसने सिजदा और पैबोस प्रथा की समाप्ति की? बलबन, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। हमारा क्वेश्चन क्या है, किसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की? तो ऑप्शन है बलबन, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो बताइए, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलबन। देखिए सिजदा मतलब क्या होता है? प्रणाम करना होता है। कैसे? पूरे हाथ को आगे करके पूरे सीधे पेट के बल सोकर चट, और जैसे साष्टांग प्रणाम किया जाता है किसी भगवान को साफ लेटकर, वैसे ही सिजदा का अर्थ होता है राजा को प्रजा द्वारा इस तरीका से प्रणाम करने का एक प्रथा था। और पैबोस का मतलब क्या होता था? पैरों का चूमना। ठीक है, तो इसके शासनकाल में पैरों को चूमने का भी प्रथा चला था।
बलवन ईरानी त्योहार नवरोज को मनाना शुरू किया था। बलवन जो था एक ईरानी त्योहार है, नवरोज को मनाना शुरू किया। ये भी पीपीआई क्वेश्चन है। किसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया और ईश्वर का छाया बताया? ठीक है। इसने लव और रक्त की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण की नीति अपनाया। बलवन ने 40 दल को समाप्त किया था। तो बलवन अपने आप को एक भगवान का जो एक भगवान जो होते हैं, बलवन भगवान का स्तर को अपने मतलब जनता के बीच में रिप्रेजेंट करना चाह रहा था कि हम भगवान जैसे हैं, भगवान के हम प्रतिनिधि, ताकि इसके राज में लोग डरे और इसका नीतियां भी आक्रामक थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस शासक ने अस्थायी सेना रखना शुरू किया था? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो हमारा आंसर हो जाएगा अस्थायी सेना, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखकर उसे नगद राशि भी देता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का दूसरा सुल्तान था। वह खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, वो अपने ससुर खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके शासक बन गया था। तो खिलजी वंश का स्थापना किया कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और इसका ही हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया? तो शाहजहां, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो हमारा आंसर हो जाएगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। इब्न बतूता अरब यात्री जो विद्वान तथा लेखक थे। इनका जन्म उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश में हुआ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मोरक्को में, यानी कि इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था। इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? द रेहला, अर्थशास्त्र, सियूकी या द भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेहला। रेहला पुस्तक इब्न बतूता ने लिखा और इब्न बतूता मोरक्को का था। इसे और एक और इसके बारे में याद कीजिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये 3 पॉइंट इब्न बतूता के बारे में याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? खिलजी खां, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। इसका बचपन का नाम उलुग खा था, इसे याद रखिएगा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान, शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए थे, सबसे इसमें विद्वान, शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। फ्रेंड, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? बताइए ऑप्शन देखकर। लाहौर, दौलताबाद, लखनऊ या पटना? तो हमारा आंसर हो जाएगा दौलताबाद। दौलताबाद में अपना राजधानी ले गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस शासक ने दान दक्षिणा के लिए एक विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की? दान दक्षिणा के लिए एक विभाग स्थापना हुआ दीवान ए खैरात किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। आइए सल्तनत कालीन के प्रमुख विभाग को देख लेते हैं। दीवाने विजारत मतलब राजस्व विभाग, दीवाने अर्ज सैनिक विभाग, दीवाने इंसा शाही सचिवालय, दीवाने रिसातल मतलब विदेशी पत्र व्यवहार, दीवाने बड़ी गुप्तचर विभाग, दीवाने कजा न्याय विभाग, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण, दीवाने कोही कृषि विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने इमारत लोक निर्माण विभाग, दीवाने मुस्तक खराज अतिरिक्त कर की देखरेख करने वाला। ये सभी विभाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का हो या मुगल काल का। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो सभी विभाग और उसका अर्थ आपको याद होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक को सिंचाई दृष्टिकोण का जनक के रूप में जाना जाता है। इसने अपने शासनकाल में बहुत सारा नहरों का निर्माण कराया था। इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फ्रेंड, अगर टाइपिंग में कहीं मिस टाइपिंग हो गया होगा तो आप उसके अर्थ को समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ होना चाहिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, खिलज का या सिकंदर लोदी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली के किस सुल्तानों ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं पहले, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी,
फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ डाटा देखते हैं, आखिर जजिया कर क्या होता है। देखिए जजिया कर शुरू में ब्राह्मणों के लिए मुक्त था, मतलब कि ब्राह्मण जाति के लोग जजिया कर नहीं देते थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ कि ब्राह्मणों का देना अनिवार्य हो गया था। तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। ठीक है, इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी। यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया देना होगा। इसके देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपना धर्म का पालन कर सकते हैं। तो जजिया कर समझे कि एक ऐसा कर है कि जो मुस्लिम शासक के अंडर जिस राज्य में कोई भी गैर मुसलमान रहता है, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, तो उन्हें एक कर देना होता था, जिस कर का नाम होता है जजिया कर। तभी वो अपना आज़ादी से अपना धर्म में रह सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस सुल्तान ने दारुल उल सफा की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल अल सफा का स्थापना किया था। क्या होता था इसके शासनकाल में, इसके राज्य के जो भी जनता था उसको फ्री में इलाज होता था, एक तरफ का एक अस्पताल का कार्य करता था दारुल उल सफा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, बाबर या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। ये भी पीपीआई क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी। चलिए हमारा क्वेश्चन बस कंप्लीट होने वाला है, 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? दीवाने अर्ज, दीवाने खैरात, दीवाने रिसातल, दीवाने ईसा? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दीवाने ईसा। पत्राचार विभाग को क्या बोला जाता था दिल्ली सल्तनत में? दीवाने ईसा। तो देखिए ईसा से बनाइए इश्क, इश्क में क्या होता था पुराने जमाने में लेटर लिखा जाता था, तो लेटर मतलब पत्र होता था। इस तरीके से आप ट्रिक याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला और आखिरी क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन का एक सेट था दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली के किस सुल्तानों को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? बताइए ऑप्शन देखकर। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम? तो हमारा आंसर होता है आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि दिल्ली सल्तनत से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था। और इसके साथ साथ 25 क्वेश्चन के अलावा हमने बहुत सारा एडिशनल डाटा देखा दिल्ली सल्तनत से। तो फ्रेंड अब हमारे चैनल में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।